गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान इकाई श्रीनगर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। इस वृत्त चित्र में हम कोशिश करेंगे कि होम स्टे प्लानिंग, पारिस्थितिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म और तमाम उन पक्षों पर आपको हम एक वृत्त चित्र दिखा सकें। मैं यूँ कहूँगा कि संस्थान का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो जो हिमालय वासी हैं और जो हिमालय का परितंत्र है उसके एक प्रकार से भलाई हम कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा शोध का कार्य है उस पे वो एक हमारा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेके जो ये होम स्टे का कार्यक्रम डॉक्टर साहनी के सुपरविजन में हुआ है वो उसी सोच का एक परिणाम है। 2013 में जब हम टूरिज्म को, पर्यटक को पारिस्थितिक पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म को जोड़ने के सूचना लेके आए और लोगों को इसमें इको टूरिज्म के साथ जोड़ने की शुरुआत करने आए, तो पहले इसी पॉइंट से हमने पहले शुरुआत की। उत्तराखंड वैदिक काल से ही देवभूमि के रूप में विख्यात है। इस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशेषताएं यहाँ पर तीर्थाटन एवं पर्यटन की अपार संभावनाओं को समेटे हुए है। यह क्षेत्र सदैव से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। वर्ष भर के चक्रमण में होने वाले इस क्षेत्र के मेले, त्योहार, अनुष्ठान एवं उत्सव भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक बड़ा महात्म्य होता है। इस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विशेषताएं एवं उनके रहस्यों पर अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के शोधार्थी इस क्षेत्र के गांव-गांव में यत्र तत्र देखे जा सकते हैं। यहाँ है नहीं तब, और 2-4 लोगों से हम बातें किए, ये गांव के बारे में पता लगा कि ये गांव कौन सी है, वो गांव कौन सी है। और पिछले 2-4 दिन से मैं धीरे के चारों तरफ ढूंढते एक गांव की चयन करना चाह रहा था जिसमें कि इको टूरिज्म का हम अच्छे से बढ़ावा दे सके। तो इसी पॉइंट से आके मैं रुक गया। 2-4 लोगों से जब बातें किए, लोगों से बातें करने के बाद पता लगा कि ये जो सामने जो दिख रहे तिवाड़ गांव है, तिवाड़ गांव का नाम पहले मेरे को पता भी नहीं था। फिर यहाँ लोगों से पता लगा ये तिवाड़ गांव। तब हमने डिसाइड किया कि ये तिवाड़ गांव जो है इको टूरिज्म के लिए एक बहुत ही सूटेबल स्थान होगा। भौगोलिक दृष्टि से ऊंची नीची घाटियां, बड़े बड़े पर्वत शिखर, सीढ़ीनुमा खेत, घने जंगलों से आच्छादित भूभाग के साथ ही कलकल करती पहाड़ी नदियां एवं सुंदर मनमोहक झरने इस क्षेत्र की अप्रतिम सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मौसम की दृष्टि से ठंडा प्रदेश होने के कारण यहाँ के घरों की बनावटें एवं उनका शिल्प शरीर को गर्म रखने के साथ ही पर्यटकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। यहाँ के तिवारी, डिंडियाले, निमदारियां, बंद मकान, घरों के ऊपर ढलवा आकार में लगाई गई स्लेटें, दरवाजे, खिड़कियां, उनकी चौखटें एवं तिवारी डिंडियालों के पत्थरों पर की गई नक्काशी इस क्षेत्र के कुशल शिल्पकारों का पता देती है। सुंदर प्राकृतिक छटाएं, चित्ताकर्षक यहाँ के शिल्प, संस्कृति एवं परंपराएं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। कि अभी तक मैं होटल्स वगैरह में ही ठहरती थी, मेरा ज़िंदगी में कभी होम स्टे नहीं हुआ था। आजकल के बच्चे बहुत प्रमोट करते थे कि आप लोग अपना नज़रिया बदलो, क्यों होटलों में जाके रहना, एक ट्रेडिशनल तरीके से मतलब रहना सीखो आप। तो अब की बार हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था और हम लोग ऋषिकेश में होम स्टे में रुके थे। एक गुनगुन करके होम स्टे था, वहाँ पे हम लोग रुके थे। तो ये एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है। यहाँ के घरों की बनावटें, उन पर उकेरी गई अद्भुत कलाकृतियाँ यहाँ की वैभवशाली मकान निर्माण की संस्कृति का परिचय देती हैं। यहाँ के स्थानीय पकवान, यहाँ का खान पान स्वयं में एक प्राकृतिक उपचार है। पर्यटकों को अधिक प्रभावित करने के उद्देश्य से यहाँ पर्वतों के अद्भुत घर युवा बेरोजगारों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा आधार बन रहे हैं। दूसरे में यहाँ का जो मतलब होम स्टे में जो टूरिज्म को ये घर वाला जो खाना देते हैं, ये बहुत ही अलग लगा मुझे, होटलों से बहुत अलग लगा। और वास्तविक में देखा जाए तो ये भोजन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया नेचुरल फूड है।
स्वरोजगार को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने भी सस्ते ब्याज दरों पर दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है, जिसका कि बहुत से नवयुवक भरपूर लाभ ले रहे हैं। तो एक दिन देखा एक व्यक्ति लगातार हमारे गांव के आगे और पीछे घूम रहा है। ये कौन है, एक जिज्ञासा मन में जागी कि आदमी कौन है। पूछा कि आप कौन हैं, तो परिचय मिला डॉक्टर साहनी जी, जिनका मैं आजीवन ऋणी भी रहूँगा और उनके मार्गदर्शन में और भी कई काम करने का अगर मौका मिला तो निश्चित तौर से उनके साथ आगे बढ़कर काम करने को उत्साहित भी रहूँगा। होम स्टे योजना देश विदेश में अपने क्षेत्र के लोकल उत्पादों को महत्व देना और अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ ही क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का एक अच्छा प्रयास है। मैं ये देखा कि जो पर्यावरण में काम कर रहे हैं कि हम लोगों को आजीविका देंगे जो कि पर्यावरण को अनुकूल हो, पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। तो लोगों का हम आजीविका जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं लोकल रिसोर्सेस क्या है, लोकल रिसोर्सेस के लोगों को कैसे जुड़ेंगे। हिम शिखरों से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटियों पर हरे भरे जंगलों के बीच भी सीढ़ीनुमा खेतों के मध्य बने यहाँ के सुंदर घर दैवीय संस्कृति का स्मरण करते हैं। गांव के चारों ओर सीढ़ीनुमा खेतों में यहाँ के जनमानस वर्ष भर अपनी जरूरत की विभिन्न फसलें तथा धान, मंडवा, झंगोरा, जौ, गहत, रयास, तूर, राजमा, काली दाल, लोबियो, सोयाबीन भट्ट, सरसों, तिल, जख्या आदि अनेक फसलों सहित मौसमी फल सब्जियों का उत्पादन करते हैं। यहाँ के इन खेतों से उत्पादित फसलें किसी औषधि से कम नहीं है। ये होम स्टे के लिए सबसे बढ़िया सेंटर बन सकता है। और मैं तो गांव के अंदर गया, इतने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष, इतने बढ़िया खेत हैं। अगर हम वहीं पे कुछ चीज़ों का पैदावार करके वहीं उत्पन्न करें और वहाँ जो हमारे गेस्ट आए, जो हमारे पर्यटक आए, उनके लिए वहीं का स्थानीय उत्पाद से बना हुआ भोजन भी करवाएं, तो निश्चित तौर पे इस गांव का भविष्य उज्जवल है और ये होम स्टे के लिए सबसे बढ़िया जगह है। गांव में जरूरत के अनुसार लोगों के पास पशुधन जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़, भैंस आदि सब होते हैं, जो कि गांव के चारों ओर फैले जंगलों में चरते रहते हैं। कुछ हद तक गांव के लोगों की आजीविका के स्रोत इन्हीं फसलों और इन्हीं पशुधन पर निर्भर करते हैं। विशुद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र और गांव में वर्ष भर विभिन्न त्योहार, मेले एवं अनुष्ठान आयोजित होते रहते हैं, जो कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधताओं का प्रदर्शन करते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक मेलों के आयोजन, पांडव बगडवाल नृत्यों के आयोजन एवं विभिन्न प्रकार की देव यात्राएं एवं पूजा पाठ के अनुष्ठानों से इस क्षेत्र के गांव में सदैव उत्सव जैसा माहौल बना रहता है। जब से होम स्टे बना है तब से हमें, जैसे बाहर से कोई प्रवासी आते हैं तो उनके सामने जब वो गाँव में आते हैं तो हम उनको भी ये दिखाते हैं कि हमारे गढ़वाल में हमने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 2010 से शुरू किया था और बहुत ही अच्छा हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भैरव मंडली के नाम से हमने शुरू किया था। बहुत ही अच्छा हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि यानी भगवान की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड की हिमालय पर्वत श्रृंखला को भगवान का घर कहा गया है। यह भूमि हिंदुओं एवं सिखों के लिए पवित्र भूमि मानी जाती है। उत्तराखंड की धार्मिक मान्यताएं मंदिरों, धार्मिक पर्यटन, पवित्र स्थलों एवं पर्वतीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के मंदिर विश्वविख्यात हैं, जो कि संपूर्ण राज्य में फैले हुए हैं एवं पवित्र नदी गंगा का विश्व में अपनी मान्यता विद्यमान है। उत्तराखंड की संपूर्ण भूमि वर्ष पर्यंत मंदिरों की घंटियों, घाटों और लोगों के पवित्र स्नान, स्थानीय गीतों, त्योहारों और मेलों के कारण जीवंत रहती है। यहाँ देवी देवताओं के मंदिर मुख्यतः देखने में आते हैं। उत्तराखंड के मुख्य मंदिर एवं प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंचप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, सुरकंडा देवी, हरिद्वार और ऋषिकेश हैं। मुख्य चार धाम यात्रा के 4 स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं और इनकी हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है।
हरिद्वार इन चारों धामों के भ्रमण हेतु मुख्य द्वार है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश में भी धार्मिक पर्यटन के रूप में एक मुख्य स्थल है जो हरिद्वार से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश को विश्व योग की साधना स्थल भी कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के तीर्थ स्थल के रूप में हेमकुंड साहिब को सिखों का पवित्र तीर्थ माना गया है, जहां पर हर वर्ष हजारों सिख तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। विश्व पर्यटन संगठन ने अपनी एक परिभाषा में कहा है कि पर्यटन मुख्यतः प्राकृतिक स्थलों की मात्रा, पर्यावरण संरक्षण एवं मानस के कल्याण हेतु उत्तरदायी है। किसी भी प्रकार के प्राकृतिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियां पर्यावरणीय पर्यटन, योजनावाद एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित होनी चाहिए। पारिस्थितिक पर्यटन इसी प्रकार की गतिविधि है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी लाभान्वित करती है। और इसी तरह हमारे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जो इको हट हुआ है, इसी को में स्थानीय बच्चों को रोजगार मिला है और इसी के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी यहाँ उपलब्ध है। जैसे कि खास करके आलू है, यहाँ आलू बाहर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आलू है, शिमला मिर्च है और कुछ दूसरे जैसे बैंगन है, तो थोड़ा बहुत यहाँ भी होता है। और टूरिस्ट के लिए खास करके आलू की सब्जी और यहाँ के जो आलू हो रहे हैं उसी का आलू की सब्जी के साथ साथ वो दालें की पकौड़े उपलब्ध कराया जाता है। और ये कोशिश रहता है कि यहाँ झोंगरा के खीर, झोंगरा की भात और कोदे के रोटी के साथ साथ गेहूं का भटका दाल को टूरिस्ट को खिलाया जाए। हमारा ये मानना है कि हिमालय क्षेत्र में जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकने की। और इसी बात को ध्यान में रख के और जो हमारे ग्रामवासी हैं उनके जो संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं उसको थोड़ा सा प्रबंधन करके किस तरीके से हम ग्रामवासियों को पर्यटकों से जोड़ सकते हैं, वही एक संकल्पना होम स्टे की है। कुछ दशक पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा पारंपरिक लाभ के लिए वन संपदा का दोहन किया जाता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण कानून के कारण इस प्रकार के व्यवसाय में कमी आई है तथा लोगों के द्वारा इस प्रकार के संरक्षणात्मक कार्यों में भी रुचि दिखाई गई है। पर्यटन प्राकृतिक संसाधनों के अप्रयोज्य पर आधारित है। स्थानीय लोगों के लाभ हेतु पर्यटन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के साथ साथ बढ़ावा देना है तथा पर्यटन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालीन एवं सतत विकास का कार्य करना है। पर्यटन के द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों के जन समुदायों की आजीविका में वृद्धि कर सकते हैं एवं लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो जब से टिहरी बांध बना है उसके बाद लोगों ने कुछ तो सोचा कि हमारा रोज़गार कैसे बढ़े। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर लोग देहरादून साइड जाते हैं, तो देहरादून ऋषिकेश नीचे की साइड लोग भागते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ होम स्टे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो अच्छा है। मतलब ऐसे पर्यटन की वृहद मांग को देखते हुए उत्तराखंड राज्य द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देकर राज्य की आय को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके कारण लोगों की आमदनी की संभावनाएं जैसे टूरिस्ट गाइड, रसोइया, स्थानीय उत्पाद की बिक्री इत्यादि से आजीविका में वृद्धि की जा सकती है। निश्चित तौर से पहाड़ों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पर अगर हर कोई टिहरी झील से लेकर, क्योंकि एक पर्यटक जब दिल्ली से चलता है तो वो दिल्ली के होटल से लेके, आसपास के होटल से लेके, गाड़ी से लेके, तेल से लेके और टिहरी के व्यापारी भाइयों से लेकर, होम स्टे से लेकर, बोट से लेकर सभी जगहों को व्यापार देता है। अगर हमारा हर व्यापारी, हमारा हर युवा साथी उस रूट्स को अपने दिमाग में रखे कि मुझे होटल चलाना है, मुझे रेस्टोरेंट चलाना है, मुझे टिहरी झील में बोटिंग करनी है, मुझे पेट्रोल पंप चलाना है, तो हर व्यापारी के लिए, हर युवा साथी के लिए यहाँ पर रोजगार है। इससे एक लंबे समय तक आर्थिक विकास एवं स्थायित्व में विविधता पाई जा सकती है। राज्य में प्रवेश हेतु शुल्क, लाइसेंस शुल्क से आय अर्जित करना, लंबे समय तक पर्यटन स्थलों में रहने तथा स्थानीय स्तर पर स्थानीय ढांचागत सुविधाओं के विकास से रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों के ज्ञान के आधार पर रोजगार के नए नए अवसरों को खोजना, स्थानीय आय के साधनों को विभिन्न सुविधाओं एवं सेवाओं के रूप में विकसित करना। पर्वतीय प्रदेश में हॉर्टिकल्चर, जड़ी बूटी और पर्यटन
3 ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। खेतीबाड़ी जो हम करते हैं, ये तो हमारे बुजुर्गों ने, चूंकि अन्न की कमी थी, 70 से पहले अन्न की कमी थी तो समस्या थी, लेकिन आज देश में अन्न पर्याप्त मात्रा में है। और हमारी जो खेती है वो कठिन भी है। उन्होंने इतनी मेहनत करके खेत खलिहान बनाए। इन 3 विषयों पर हमको फोकस करना चाहिए। उसमें से खासकर जो आपका विषय है होम स्टे, हमारे घर हैं वो परंपरागत पुराने घर हैं, वो ऐसी शैली के बने हुए जो पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने के लिए वहाँ की जो कठिन वातावरण थी, वहाँ का जो कठिन हवा पानी था, वहाँ सर्दी थी, गर्म था, उस हिसाब से बने हुए घर हैं। स्लेट के घर, मिट्टी, मड और मोटार के घर वो इस तरह थे कि सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडे थे। उसको हमको रिनोवेट करना है, उनको थोड़ा मॉडर्न तकनीकी से भी जोड़ सकते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों वाले प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना, पारंपरिक संस्कृति एवं कला को पुनर्जीवित करना इत्यादि है। पर्यटन के द्वारा विभिन्न प्रकार के दबाव के कारण स्थानीय समुदाय को प्रभावित किया जा सकता है, जैसे कि बड़ी संख्या में पर्यटकों के भ्रमण से भीड़ का एकत्रीकरण होना, सुविधाजनक ढांचों में दबाव, स्थानीय संस्कृति का ह्रास, बाहरी संस्कृति का प्रवेश इत्यादि है। इस नीति योजना को अमली जामा पहनाने हेतु मुख्य कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे संस्थानिक सुविधाओं को बढ़ाना, संगठनात्मक ढांचों का विकास करना, जन सहभागिता को बढ़ावा देना, पर्यटन के विभिन्न स्रोतों को बढ़ाने हेतु आवश्यक धन की पूर्ति करना, मानव संपदा का विकास करना, पर्यटन व्यापार का विज्ञापन के माध्यम से विस्तार करना, धार्मिक स्थलों का विकास करना, हवाई यात्रा द्वारा पर्यटन का विकास करना, मनोरंजन के लिए संबंधित पर्यटन का विकास करना, साहसिक पर्यटन का विकास करना, ग्रामीण एवं कस्बों की स्थापना करना आदि। उत्तराखंड पर्यटन के विकास हेतु जानकारों द्वारा एक योजना तैयार की गई है, जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस तरह से हैं, जैसे 4 धाम वृहद योजना, पिथौरागढ़ मुंशारी पर्यटन चक्र की योजना, दयारा बुग्याल योजना, टिहरी झील के इर्द गिर्द पर्यटन विकास की योजना, पौड़ी खिरसू लैंसडाउन पर्यटन चक्र की योजना, फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब पर्यटन की योजना का विकास करना आदि है। इसी तर्ज पर योजना और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिन बिंदुओं पर गौर किया जा सकता है, उनमें स्थानीय उत्पादों का विकास और उनका बाजारीकरण करना, कार्यकुशलता का विकास करना और स्थानीय ढांचे का विकास करना। ठीक इसी तरह से इस संपूर्ण योजना में पारिस्थितिक पर्यटन के लिए एक विशेष स्थान देने के उद्देश्य से पर्वतीय पर्यटन के प्रति ज्ञान को बढ़ावा देना होगा, पर्यटन से संबंधित विभागों की कार्य योजना एवं व्यवस्थाओं का विकास करना होगा, पर्यटन उत्पादों का गंतव्य तक सहयोग करना तथा उनका बाजारीकरण करना, स्थानीय समुदाय का ज्ञान बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर पर्यटन से संबंधित आधारभूत ढांचे को विकसित करना होगा। इस अध्ययन के लिए जिस क्षेत्र का विशेष चयन किया गया है वह टिहरी क्षेत्र है। टिहरी बांध भारतवर्ष का सबसे ऊंचा बांध है। यह जिला टिहरी के भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर पत्थर, मिट्टी इत्यादि से बना हुआ है। टिहरी बांध का जल संचय 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका उपयोग सिंचाई, पेयजल आपूर्ति के साथ साथ 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है, जिसमें 400 मेगावाट की बिजली कोटेश्वर बांध यानी 20 किलोमीटर दूरी पर निर्मित की जा रही है। टिहरी बांध का निर्माण पर्यावरणविदों एवं स्थानीय लोगों में काफी लंबे समय तक विवादों में घिरा रहा। पर्यावरणविदों की नज़र में पहाड़ में इतने बड़े बांधों का निर्माण सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अवैध माना जाता रहा। साथ ही स्थानीय लोगों के पुनर्वास, उन्हें उचित मुआवजा न मिलना इत्यादि की समस्या बराबर बनी रही। टिहरी बांध मध्य हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में वर्ष 1991 में रिएक्टर पैमाने पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है, जिसका केंद्र टिहरी से मात्र 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। हिमालय क्षेत्र का मध्यवर्ती भूभाग विभिन्न प्रकार की जल विद्युत परियोजनाओं एवं विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। 8 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कर निर्मित की जा रही हैं। टिहरी बांध के चारों तरफ 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें 821 गांव शामिल हैं, जिसके एक तरफ टिहरी जिला मुख्यालय स्थित है, जबकि दूसरी तरफ प्रतापनगर विकास खंड से जुड़े गांव स्थित हैं। यह भी देखा गया है कि टिहरी बांध के इर्द गिर्द लगभग 27 गांव, जो कि भूस्खलन की दृष्टि से खतरे की जद में है। अधिकतर गांव द्वारा अपनी जमीन, जायदाद, आजीविका के साधन, अपनी संस्कृति, व्यापार इत्यादि को इस विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण खोना पड़ रहा है।
कई लोगों को अपनी आजीविका हेतु अपने पारंपरिक व्यवसाय, संस्कृति इत्यादि को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के निवासियों की आजीविका सुरक्षा हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा बांध से संबंधित आजीविका संसाधन जैसे नौका विहार, जल क्रीड़ा, जल विहार इत्यादि को विकसित किया जा रहा है। इस पूरी व्यवस्था में स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सके, लेकिन इस प्रकार के साहसिक पर्यटन को क्रियान्वित करने हेतु बिना ज्ञान के दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं एवं प्रारंभिक स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा बिना ज्ञान के आजीविका के रूप में इस प्रकार के कार्यों को करने में कठिनाई महसूस की जा रही है। संस्थान द्वारा टिहरी बांध से लगे हुए 10 गांवों का भ्रमण किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को देखते हुए स्थानीय लोगों के पूर्ण सहयोग से पर्यावरणीय पर्यटन के साथ साथ गृह निवास की व्यवस्था एवं आजीविका को बढ़ावा देना था। टिहरी बांध के इर्द गिर्द 40-50 गाँव के बीच तिवाड़ गाँव, मरेड़ा, सौड़ एवं जाख चौरा जो कि टिहरी जिला मुख्यालय की तरफ स्थित है, एवं रोलाकोट, नौटांग गांव, गडोली, खंगशाली, सेमा, गंडेली और कोलडार गांव जो कि बांध की दूसरी तरफ स्थित हैं आदि का चयन किया गया। टिहरी बांध निर्माण के लगभग 8 वर्षों के बाद भी इससे सटे हुए गांवों में आने जाने के लिए सड़क उपलब्ध नहीं है। बांध निर्माण के कारण आने जाने की उचित व्यवस्था नहीं है एवं आजीविका, रोजगार हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में बहुत समय लगता है। जल संचय क्षेत्र से लगी हुई अधिकतर भूमि दलदल सी हो गई है, जिसमें जाना बहुत जोखिमपूर्ण है। इससे लगी हुई भूमि में कृषि कार्य करना बहुत कठिन हो गया है। वर्तमान में मोटर बोट ही एकमात्र विकल्प के रूप में जल संचय क्षेत्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने का साधन मात्र है, जबकि मोटर बोट का निश्चित समय निर्धारित है, जो कि मात्र 3 या 4 चक्कर लगाती है, जो कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। जैसे हम यहाँ आके देखें कि यहाँ झील है। झील तो डैम के लिए बनाया गया है, लेकिन लोगों को यहाँ लगा कि पहले ये लोगों को लग रहा था ये झील सरकार के विकास के लिए बनाया गया, बट हमारा विनाश के लिए। विनाश कैसे हो रहा है? यहाँ झील के पार लगभग 500 गांव है। 500 गांव के लोग पहले अपने रोज़ आजीविका के लिए टिहरी शहर में आते थे, आसपास के गांव में जाते थे, तो उनको सीधा बस की उपलब्धता थी। आज की डेट में इनको कनेक्टिविटी कम हो गया, दूरी कम ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बोट चलती है, बोट सरकारी नियम के हिसाब से सरकारी समय पे चलती है, और जबकि अगर यहाँ किसी को 8 बजे बस पकड़ना होता है तो सुबह से 5 बजे आएंगे तब भी पहुँच पाएंगे, तो उसको समय की कमी हो रही है। तो पर्यावरण विकास संस्थान हमारा जो श्रीनगर गढ़वाल में है, पंडित गोविंद वल्लभ पर्यावरण संस्थान, उसी में एक परियोजना चली थी कि इको टूरिज्म ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर इंडियन हिमालय। इसका मतलब है इको टूरिज्म के माध्यम से इंडियन हिमालय में हम लोगों को सतत विकास, सतत आजीविका उपलब्ध कर सकता है। कैसे ना, जहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पहले हमको नेचुरल रिसोर्सेज को मैपिंग करना होगा, क्या नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज से हम किस चीज़ को, सभी जगह सभी चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो जो जगह जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको हम कैसे एनकेज करेंगे, उससे हम कैसे जुड़ेंगे। अध्ययन क्षेत्र के ढांचे का यदि हम उल्लेख करें तो 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार टिहरी जिला, जिसकी आबादी कुल 6,18,931 आंकी गई, जिसमें 2,97,986 पुरुष एवं 3,20,948 महिलाएं शामिल थीं, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या 3,97,047 थी, जिसमें 2,95,168 पुरुष और 3,95,559 महिलाएं शामिल थीं। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना में निर्मित 400 मेगावाट की कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भी शामिल है, जिसके द्वारा लगभग 27,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है तथा 2,700 मिलियन जल का उपयोग पीने के पानी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी आपूर्ति औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश तक की जा रही है। टिहरी बांध चारों तरफ से घाटियों एवं वन आच्छादित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसमें कई तरह की छोटी मोटी घाटियां, गदेरों में मत्स्य इत्यादि का शिकार किया जाता है तथा नौका विहार इत्यादि के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है। टिहरी बांध से लगे हुए 20-25 गांव जो कि बरसात के दिनों में बहुत जोखिमपूर्ण ढंग से अपने जीवन यापन का निर्वहन करते हैं। बरसात के दिनों में बांध क्षेत्र में फिसलने का भय बना हुआ रहता है। अध्ययन क्षेत्र के भ्रमण का उद्देश्य
स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानना है तथा पर्यावरण पर्यटन के द्वारा स्थानीय लोगों की आजीविका हेतु प्रयास करना है। बांध क्षेत्र से लगे हुए 40-50 गांव जो मात्र 20 या 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, अपनी दैनिक आवश्यकता की सामग्री को क्रय करने हेतु मोटर बोट के सहारे मुख्य बाजार तक आते जाते हैं। इसके साथ साथ साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक पर्यटन के उचित प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविका एवं रोजगार अर्जन हेतु बढ़ावा दिया जा रहा है। क्षेत्र के अधिकतर लोग कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन निवासियों की आधे से ज्यादा कृषि भूमि जोखिमपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। पूर्व में स्थानीय लोगों द्वारा छोटे छोटे स्थानीय बाजारों में दूध एवं दूध से निर्मित सामग्रियों का व्यापार एवं धनोपार्जन किया गया, जिसके कारण इस प्रकार के छोटे छोटे बाजार व्यवस्था से समाप्त हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में इनके द्वारा 300 से 500 रुपए तक स्थानीय उत्पादों जैसे दाल, सब्जी, दूध, फल इत्यादि के द्वारा प्रतिदिन आमदनी के रूप में अर्जित की जाती थी, लेकिन वर्तमान में इन सब चीजों का उत्पादन लगभग समाप्त ही हो चुका है। सड़क मार्ग से दूरी और बाजार उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा अब इन सब चीजों का उत्पादन बंद कर दिया गया है। उचित संपर्क मार्ग के अभाव में इन लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर निरंतर गिरावट आती रही है। बची खुची कृषि भूमि जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जा रही है। यदि इन स्थानीय युवकों को पर्यावरणीय पर्यटन से संबंधित प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए तो आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। टिहरी झील से लगे क्षेत्रवासियों की सांस्कृतिक गतिविधियां इनकी सामाजिक आर्थिक सीमाओं की दूरियों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। पूर्व में सभी गांव एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वे सभी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते थे और अपने सुख दुख को साझा करते थे, किंतु अब स्थितियां इसके विपरीत हैं। झील के कारण सामाजिक दूरियां आने से शादी, विवाह इत्यादि में बहुत कठिनाइयां होती हैं। झील के ऊपर पुल न होने के कारण आने जाने के लिए मोटर बोट पर निर्भरता रहती है। पूर्व में आसपास के गांवों द्वारा त्योहार के दौरान खान पान की सामग्री जैसे मिठाई, स्थानीय पकवान इत्यादि बड़ी आत्मीयता से प्रदान किए जाते थे, जिसके कारण आपसी सामंजस्य और अपनेपन का अनुभव होता था। लेकिन झील के कारण उत्पन्न सामाजिक दूरियां आज के समय में एक बड़ा संकट है। स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए मात्र अल्प साधन उपलब्ध रह गए हैं, जबकि झील के कारण पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार उपलब्ध किया जा सके। लेकिन इस दिशा में स्थानीय लोगों को उचित जानकारी न होने के कारण एवं यथोचित प्रशिक्षण न होने के कारण इन साधनों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। गांव के लोगों के अनुभव के आधार पर स्थानीय भ्रमण और आधारभूत आकलन एवं विचार विमर्श करने के बाद एवं सुझावों को अलग अलग गांव के लोगों द्वारा अपने अपने स्तर पर व्यक्त की गई कुछ बातें हैं। तो आप लोगों ने जब से हमें इस चीज़ के बारे में बताया, होम स्टे के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। जब से आप लोगों ने हमारे यहाँ 2014 से मीटिंग की, 10-12 मीटिंग करके आप लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया कि यार इसमें तुम अभी होम स्टे के बारे में करो, उसके बाद तुम इको टूरिज्म में जोड़ोगे। धीरे धीरे आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी बताई जिससे हम थोड़ा आपसे प्रेरित होकर आप हमने ये होम स्टे शुरू किया। स्थानीय लोगों द्वारा यह बताया गया है कि इन लोगों को पुनर्स्थापना के नाम पर सरकार की ओर से मात्र 50% का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया है, जबकि इन लोगों के मकान काफ़ी पुराने हैं, जिनका वर्तमान मूल्य बहुत कम है। जबकि इन लोगों को अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है, जिसके कारण ये लोग नए स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं और न ही पुरानी जगह पर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। जबकि कुछ लोगों की मांग है कि वे पुनर्स्थापित नहीं होना चाहते हैं, वो तो केवल आजीविका के साधनों की मांग के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार चाहते हैं। जबकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहरी क्षेत्रों में पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र जैसे नाकोट, कंशाली, तिमली एवं उप्पू तल्ला टिहरी झील से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ये गांव न तो इस क्षेत्र में आते हैं, न ही इन्हें किसी प्रकार का मुआवजा मिला है, जबकि यह गांव बाजार एवं जिला मुख्यालय से पूर्णतः अलग थलग पड़ गए हैं, जिसके कारण इन गांव के लोगों में आजीविका एवं रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। युवा आबादी पूर्णतया बेरोजगार हो गई है। 1-2 पुरुष सदस्य ही रोजगार के लिए बाहर गए हुए हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन बहुत कम है। जबकि बांध निर्माण से पूर्व इन लोगों के आसपास के साधन के रूप में स्थानीय लोगों द्वारा अपनी आजीविका को चलाया जाता था, जबकि वर्तमान में मनरेगा ही एक ऐसा मात्र आय का साधन है जहां से कुछ रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। स्थानीय बेरोजगार युवक क्रीड़ा इत्यादि में सहभाग कर
आजीविका को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उचित प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता स्थानीय लोगों द्वारा की जाती है। इस वृत्तचित्र के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई है कि यदि होम स्टे जैसी सटीक कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जाए तो स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकते हैं। इसमें काफ़ी संभावनाएं हमें लगती हैं, इसी वजह से हमने ये प्रयास किए भी हैं। और ख़ासकर मुझे ये लगता है कि जो ये कोविड के दौरान जो लोग दिल्ली मुंबई से वापस आए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग शायद अब अपने परिवेश को छोड़ के बाहर न जाना चाहें, अगर उनके पास थोड़ी सी भी संभावना आजीविका के लिए यहाँ पर बनती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे घर पुराने घर थे और जो उनकी बनावट है, जो उनकी सजावट है, वो दोनों ही उनको आकर्षित करते हैं। और थोड़ा सा प्रयास करने में हम उनको उन पर्यटकों के रहने लायक बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार भी इसको अपना समर्थन दे रही है, इस कंसेप्ट को। और जो कोविड के कारण वापस लौटे लोग हैं और जिनमें ये सामर्थ्य है, मैं ज़रूर चाहूँगा हम या हमारा संस्थान या हम जैसे संस्थान उन लोगों को इस बारे में सजग करें, थोड़ा सा उनको सहायता दें। और मुझे इसमें काफ़ी संभावनाएं नज़र आती हैं इस कंसेप्ट। और एक गांव पे हम एक इको टूरिज्म हब के हिसाब से डेवलप करना चाह रहे थे, एक मॉडल विलेज के हिसाब से डेवलप करना चाह रहे थे। तो तिवाड़ गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है और ये तिवाड़ गांव में आ रहे हैं। तो तिवाड़ गांव का जो पारंपरिक मकाने हैं उसको लोगों ने होम स्टे के हिसाब से 22 परिवार तो कर ही दिए हैं। तो होम स्टे करने के बाद कुछ टूरिस्ट की डिमांड भी आए हैं कि कुछ टेंट होता तो और मज़ा आता है। तो टेंट में नेचुरलिटी हो, जैसे सीमेंट कंक्रीट मकानों से टेंट में रहना और एक आनंद सुखद अनुभव है। तो उसी की प्रयास से कुलदीप भाई से मेरे बात हुई कि भाई कुलदीप, ऐसे ना आपने तो हमारे कहने पर होम स्टे का तो बता दिए, आप कुछ टेंट का भी व्यवस्था कराओ। तो कुलदीप भाई ने ठीक है सर करेंगे, आप कह रहे थे आपको रास्ता दिखाया, हम करेंगे। तो कुलदीप भाई भी हमारा बात को ध्यानपूर्वक सुने और वो ये टेंट का भी व्यवस्था किया। तो यहाँ मोरड़ा से आगे एक जगह है, इनका 40 नाली ज़मीन को ले लिया और इसमें वो अभी आज की डेट में 18 टेंट को लगा रखे। 18 टेंट में से 2 टेंट अपने स्टाफ के लिए यूज़ कर रहे हैं और बाकी 16 टेंट को और टूरिस्ट पर्यटक के लिए दे रहे हैं। तो जैसे कि टिहरी डैम धीरे धीरे बहुत ज़ोर शोर से टूरिज्म यहाँ आने लगे, तो गांव में जो 22 परिवार होम स्टे करे थे वो इतना भी कम पड़ गया टूरिस्ट के हिसाब से। तो लोगों ने जो शहर दिल्ली बॉम्बे से लोग आ रहे थे वो मकान में रहने के बजाय से हट में रहना पसंद किए।